आऊँगा, जितनी परतें खोलूँगा, देश के लोगों के बीच उबाल आता जाएगा, नफ़रत फैलता जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ, चूँकि मैं संत हूँ, कि किसी व्यक्ति के प्रति कोई नफ़रत का भाव हो, लेकिन इतिहास, सच्चाई जानना हर व्यक्ति का अधिकार है। तो जब 1950 में देश का संविधान लागू हुआ, तो एक लड़की थी जो ब्राह्मण थी तमिलनाडु की, जिसका नाम था चंपकम दुर्रई राजन। अब उसको कोटा सिस्टम वहाँ चल रहा था तमिलनाडु में, वही कोटा सिस्टम कि ब्राह्मणों के लिए केवल 4 सीट है, इससे ज़्यादा नहीं, जबकि उसका नंबर था 99.9%। वो सुप्रीम कोर्ट आई, उस समय फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बदल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट जब आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब देश संविधान को अंगीकृत कर चुका है, और संविधान कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई विभिन्नता नहीं की जा सकती। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हम कोई विभिन्नता नहीं कर सकते, इसलिए यह जो नियम है वो असंवैधानिक है, उसको असंवैधानिक करा दिया। फिर उस लड़की का एडमिशन हो गया, चूँकि मार्क्स ज़्यादा थे, और यह पहली बार अंबेडकर और पेरियार ने पूरे उसको घेर लिया, सदन को, दिल्ली को जाम कर दिया। चूँकि उस समय 1951 था और 52 में आम चुनाव होने थे। अंबेडकर डर गए, नेहरू डर गए, और उन्होंने संविधान का पहला संशोधन चंपकम दुर्रई राजन बनाम मद्रास राज्य के ऑर्डर के बाद संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ, और ये हुआ कि अब नौकरियों में और संविधान के फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जोड़ा गया, जिसमें एससी और एसटी को आरक्षित किया गया कि इनको इतनी सीटें आरक्षित रहेंगी। यह देश पे पहला कलंक था कि जब हम संविधान का मतलब होता है जो सबके लिए समान विधान बनाए, ऐसे उसमें यह कलंक था कि एक व्यक्ति मेरिट पे नहीं, जात पर, अंबेडकर जात खत्म करना चाहते थे, लेकिन जाति से उनको नौकरी चाहिए थी, उनके लोगों को नौकरी चाहिए थी। यह सबसे बड़ा कलंक अंबेडकर के प्रयास से लगा संविधान के ऊपर, और वो अनवरत आज जब 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, तब भी अंबेडकर की बिरादरी के जो अगड़े दलित हैं, लाभ उन्हीं को मिल रहा है। दलित आज भी दलित है, चमड़ा सिलने वाला आज भी चमड़ा सिल रहा है, मजदूरी करने वाला आज भी मजदूरी कर रहा है। कोई भी इसमें जो क्रीमी लेयर बनाने की बात थी वो क्रीमी लेयर नहीं बनी। अब पहली बार 75 वर्षों में हमारी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है, और पहली बार आरक्षण पे समीक्षा होने जा रही है। इस समीक्षा के बाद उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, चूंकि मोदी तो बोल चुके हैं कोई माई का लाल आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता है। मैं फिर उस पराक्रमी समाज जो फॉरवर्ड क्लास है, जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, मैं आह्वान बार बार करता हूँ, आप संघर्ष के लिए तैयार रहो, आप रक्त क्रांति के लिए तैयार रहो। इसलिए कि आरक्षण के लिए जब तक हम रक्त क्रांति नहीं करेंगे, हमको नहीं लगता है, अगर न्यायपालिका नहीं डरी तो निश्चित रूप से समीक्षा करके समाप्त करेगी। लेकिन समाप्त करके भी क्या करेगी? SC ST एक्ट समाप्त किया गया, और मोदी ने 2 गुने बेग से और मजबूती करके ले आए, और फिर भी फॉरवर्ड क्लास की पहली पसंद मोदी ही है। मेरी भी पहली पसंद मजबूरी में मोदी ही है, कोई है नहीं विकल्प हमारे पास, विकल्पहीनता में मोदी है। लेकिन आरक्षण इस देश पे कलंक है, योग्यता पे कुठाराघात है, और ये अमानवीय कृत्य है कि कोई अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति का हक मार करके उसकी कुर्सी पर बैठ जाए। इससे बड़ा कलंक क्या होना चाहिए? दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस प्रकार का हो। और मैं तो चाहता हूं कि आरक्षण के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय एक डिबेट होना चाहिए, और दुनिया को भारत का बुद्धि ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और नहीं होगा तो हम तो रक्त क्रांति के लिए आह्वान करेंगे। हो सकता है कि मेरा अवतरण इसी के। स्वामी जी, जिस बात को आप इतनी मुखरता से कह रहे हैं, क्या आप चाहते हैं जन सामान्य भी इस बात को एक तथ्य की तरह स्वीकार करे? मई से अभियान हमारा चला है। अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं तो अगस्त का अंतिम महीना चल रहा है, और आज पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। अगर ये सच्चाई न होती तो अब तक मैं जेल में होता। अगर ये सच न होता तो जनता मुझे घेर रही होती, अंबेडकर के लोग मुझे घेर रहे होते। अंबेडकर के लोगों के पास झूठ बोलने के अलावा कोई प्रमाण नहीं है, कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि उनको संविधान निर्माण या भारत का भाग्य विधाता बता दे, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दे। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर जन जाने कि सच्चाई क्या थी। हम चाहते हैं कि
जब से अंग्रेजों के हाथ से पहले मुगलों के हाथ में था, मुगलों से पहले मुसलमानों के हाथ में था, तो स्वतंत्रता की एक सातत्यता, सतत लड़ाई जो चली है, उसमें किसी का नाम छूट न जाए। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि उन धर्मद्रोहियों, देशद्रोहियों और अपने लोगों से द्रोह करने वाले लोग जयचंदों का भी नाम निश्चित रूप से देश की जनता को जानना चाहिए। और जब जब जयचंद का नाम लिया जाएगा, तब तब अम्बेडकर का नाम लिया जाएगा। जब जब विभीषण का नाम लिया जाएगा, तब तब अम्बेडकर का नाम लिया जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कहानियाँ बना करके इनको नायक की तरह दिखाने की सुनियोजित साजिश वोट बैंक के लिए की गई, जो खलनायक था उसको नायक बना दिया गया और जो नायक था उसको खलनायक बना दिया गया। देखिए, अम्बेडकर के लोग अम्बेडकर का महिमा मंडन करें, ये चाहिए ही, इसलिए कि उन्होंने अपनी जाति महारों के लिए, उन्होंने कभी चमार जाटों के लिए भी कुछ नहीं किया, धोबी खटिकों के लिए भी कुछ नहीं किया, अन्य जो दलित थे उनके लिए भी कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा विद्रोही कह करके विरोध करते रहे। जब 1937 में शेड्यूल बना कास्टों का, तो उसमें चाहते नहीं थे कि धोबियों का, नाइयों का, खटिकों का, पासियों का नाम जोड़ा जाए। उन्होंने विरोध किया, उसका नहीं भी जोड़ा गया। बाद में गांधी और जगजीवन राम के विरोध के कारण उनके शेड्यूल कास्ट में उनकी सूची में नाम डाला गया। तो निश्चित रूप से धोबियों को जानना चाहिए कि हमारा विरोध किसने किया, खटिकों को जानना चाहिए, पासियों को जानना चाहिए कि हमारा विरोध किसने किया। तो ये नहीं जानने से तो नुकसान होगा ना। फिर जो हमारा द्रोही था, जो हमारा दुश्मन था, उसको हम अपना हितैषी समझ लेंगे, नायक समझ लेंगे, और जो नायक थे उनको हम खलनायक समझ लेंगे। जैसे गांधी ने सर्वाधिक दलितों के लिए काम किया, लेकिन आज चूंकि हरिजन नाम दे दिया उन्होंने, हरिजन नाम इसलिए दिया कि उपेक्षित लोग थे, तो उन्होंने कहा भाई हम सब हरिजन हैं। हरिजन उन्होंने उसके नाम पर क्या क्या लिखा। लेकिन आज चमार कहने पर आपको केस हो जाएगी और हरिजन आप कह नहीं सकते। तो वही बता दें कि उनको किस तरह से संबोधित किया जाए। बहरहाल हमको संबोधन करना भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतिहास के पन्ने में जो यथार्थ है अम्बेडकर के बारे में, वो हर बच्चा भारत का जाने, हर व्यक्ति भारत का जाने, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो जिस प्रकार से नरेटिव सेट करके जिस व्यक्ति ने संविधान का स भी नहीं लिखा, जिसको कानून का जो इकोनॉमिस्ट था उसको कानून का ABCD नहीं पता, उसको आपने कानूनविद और क्या क्या बना करके संविधान निर्माता के रूप में प्रस्तुत कर दिया इस देश के सामने। बाबा साहब का संविधान ये देश का संविधान है, किसी व्यक्ति का संविधान नहीं है। अगर संविधान है तो BN राव का है, संविधान है तो 299 सदस्यीय जो संविधान सभा जिसने डिबेट करके इसको अंगीकृत करने का काम किया उसका है। संविधान 2 ही संस्थाएं बनी कैबिनेट मिशन के बाद, एक था संविधान सभा और एक थी संविधान निर्माण कार्यालय। संविधान निर्माण कार्यालय जिसके मुखिया BN राव के नेतृत्व में ये संविधान बनता था, डिबेट के लिए संविधान सभा में जाता था, उस पर डिबेट होती थी और उसको अंगीकृत किया जाता था। जब 29 अक्टूबर को प्रारूप समिति बनी, उसके पहले कोई प्रारूप समिति नहीं थी, पूरा काम संविधान निर्माण कार्यालय करता था। यह 1 वर्ष बाद हो रहा है, संविधान सभा के बनने के 1 वर्ष बाद। अंबेडकर को जब अध्यक्ष बनाया गया तो उनका काम क्या था कि जो संविधान निर्माण कार्यालय सीधे संविधान सभा को भेजता था, उसकी स्क्रूटनिंग, उसकी रंगाई पुताई करने के लिए प्रारूप समिति में जाता था और फिर प्रारूप समिति अब उसको संविधान सभा में प्रस्तुत करती थी। आप जरा बताइए, चिट्ठी हमने लिखा और आपको प्राप्त हुई, बीच में पोस्टमैन हो गया तो आपने कहा चिट्ठी इसने लिखा। तो पोस्टमैन के अलावा अंबेडकर की प्रारूप समिति का कोई एक छोटा भी काम नहीं है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि हम अच्छे वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए। आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और अगले वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।